Hello students, welcome to biology class. We are studying chapter 4 heredity and evolution, in which we are doing heredity part. Today we are going to study about the Mendel's contribution towards the heredity. Here Mendel complete name is Gregor John Mendel, who was the first person who discovered the passage how genes are transmitted from parents to their young ones. Because of his contribution, he was known as father of genetics. What he do? He found the way how genes which are responsible for particular trait are transmitted from one generation to next generation, or from father or from parents to their young one. Because of his work, he was known as father of genetics. Complete name is Gregor John Mendel. He done his experiment on the pea plant. He chose pea plant. Botanical name of pea plant is Pisum sativum. On pea plant, he performed experiment and found how different characters are transmitted from one generation to another generation. Mendel performed his first set of experiment of hybridization on pea plant in the year 1856. First hybridization experiment. On pea plant, and this last till 1868. His experiment lasts up to 1868, and this is the last phase of his research work. One question arises here: why Mendel had chosen pea plant for his experiment? The answer is different properties are present in the same plant which help in his experiment. What are these characteristics and properties of pea plant? Let's we study under the question why Mendel chosen pea plant for his experiment. ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ध्यान से देखेंगे. कुछ बेसिक फीचर्स हैं, कैरेक्टर है पी प्लांट के जो हेल्प कर रहे थे एक्सपेरिमेंट में. सबसे पहले तो पी प्लांट जो है ये एनुअल नेचर का प्लांट है. होल ईयर इट गिव्स फ्रूट इन द फॉर्म ऑफ सीड. ओके, सेम प्लांट में कई तरह के कॉन्ट्रास्टिंग इजिली आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर्स मिल जाते हैं. ठीक है, डिस्टिंक्ट, इजिली डिटेक्टेबल, contrasting characters are present. थर्ड वन, इसके जो फ्लावर है ये बाइसेक्सुअल नेचर के हैं, और बाइसेक्सुअल नेचर होने के कारण इसमें सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन दोनों पॉसिबल है.
self and cross pollination both are possible. इसके अलावा लेस केयर की जरूरत होती है, इसमें ज्यादा केयर की रिक्वायरमेंट नहीं है. ओके, और ग्रोन इन लेस एरिया, छोटे से एरिया में आसानी से ये ग्रो हो जाता है. तो कुछ ये बेसिक फीचर्स हैं, कैरेक्टर हैं पी प्लांट के, जिसने मेंडल को अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने में हेल्प की थी. मेंडल ने पी प्लांट को 7 डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के लिए चूज किया था. लेट्स बी स्टडी दूज कैरेक्टर्स. सबसे पहले तो इसका मैं टेबुलर फॉर्म आपको प्रिपेयर करके दूंगी ताकि आसानी से आप उस कैरेक्टर्स को याद रख सकें. यहाँ हमें मेन चीज का ध्यान ये रखना है कि कौन से जो कैरेक्टर्स के फॉर्म है डोमिनेंट है और कौन से रेसेसिव है. आपको मैंने पहले बताया था जैसे कि कोई कैरेक्टर किसी जीन के द्वारा एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है. एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए, और ये जीन जो सेम लोकस पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे पाए जाते हैं उन्हें हम एलील कहते हैं. तो एक इसमें से एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, उसे हम कहते हैं डोमिनेंट एलील, और जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता उसे हम कहते हैं रेसेसिव एलील. सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हम पी प्लांट के पूरे ग्रुप को देखेंगे तो कुछ प्लांट्स हमें ऐसे दिखाई देंगे जिसमें बहुत ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे. तो वो जो सिमिलर कैरेक्टर्स हमें दिख रहे हैं इसका मतलब वो ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर के हैं, और ऐसे कैरेक्टर्स जो हमें कम दिखाई दे रहे हैं वो रेसेसिव नेचर के होंगे. तो हम ये देखते हैं कि एक कैरेक्टर के लिए कौन सा प्लांट डोमिनेंट ट्रेट शो कर रहा है और कौन सा रेसेसिव ट्रेट शो कर रहा है. तो यहाँ पर हम इनके चार्ट बना लेते हैं, टेबुलर फॉर्म बना लेते हैं ताकि इजिली आप इसको लर्न कर सकें. कैरेक्टर्स को मैं यहाँ लिख रही हूँ. डोमिनेंट ट्रेट जो है ऐसा एलील जो डोमिनेंट है और अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है ओवर द पॉपुलेशन, तो वो मैं इसके नीचे लिखूंगी. और रेसेसिव को मैं यहाँ लिखूंगी जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे या कम कर पा रहे. ठीक है, तो सबसे पहला हम कैरेक्टर लेते हैं, इसमें लेंगे हम हाइट. जब पी प्लांट को मेंडल ने एक लिमिटेड एरिया में ग्रो किया था तो उन्होंने सबसे पहले देखा कि हाइट के 2 एक्सप्रेशंस दिखाई दे रहे थे. कुछ प्लांट ज्यादा टॉल थे और कुछ प्लांट कम हाइट के थे जिन्होंने उनको नाम दिया ड्वार्फ प्लांट. तो ज्यादातर टॉल होने के कारण ये समझ में आ गया कि ये मैक्सिमम एक्सप्रेस होने वाला कैरेक्टर है पी प्लांट का कि ज्यादा से ज्यादा प्लांट टॉल नेचर के होते हैं. तो इसे हम डोमिनेंट ट्रेट में रखेंगे. हाइट का कौन सा एक्सप्रेशन डोमिनेंट है? टॉलनेस वाला डोमिनेंट है. ठीक है, ऐसे ही कुछ छोटे प्लांट थे जिन्हें ड्वार्फ कहा गया और वो कम दिखाई दिए, इसका मतलब वो रेसेसिव ट्रेट में आ जाते हैं, ड्वार्फ. सिमिलरली जो दूसरा कैरेक्टर था वो था सीड का शेप. जो मटर की सीड होते हैं ये बिल्कुल फुले और राउंडेड होते हैं. ज्यादातर आपको ऐसे ही देखने को मिलते हैं, इसलिए जो डोमिनेंट ट्रेट है वो राउंड शेप कहलाएगा. राउंड शेप ज्यादा देखने को मिलता है और बहुत कम ऐसे होते हैं जो रिंकल्ड होते हैं, झुर्रियों वाले होते हैं इस टाइप से. ये बहुत कम देखने को मिलते हैं. ठीक है, तो ज्यादातर जो सीड शेप देखने को मिला वो राउंड देखने को मिला, इसलिए इसको राउंड को हमने डोमिनेंट समझा. और कम जो देखने को मिला वो रिंकल्ड देखने को मिला, इसलिए हमने इसको रेसेसिव ट्रेट में रखा. ठीक है, नेक्स्ट है बेटा सीड कलर. सीड का कलर, जितने भी मटर के दाने थे उनमें ज्यादातर कलर येलोइश ग्रीन कलर का था और प्योर ग्रीन कलर के बहुत कम देखने को मिले. इसलिए यहाँ पे जो डोमिनेंट कलर आया है वो है येलो, जिसे हम येलोइश ग्रीन कह रहे हैं. प्योर येलो नहीं है, येलोइश ग्रीन है, और रेसेसिव है प्योर ग्रीन. नेक्स्ट हम बात करते हैं पोड के शेप की. पोड क्या होता है? मटर की फली को पोड कहते हैं जिसमें ये मटर के दाने प्रेजेंट होते हैं. तो कुछ इस तरह का शेप होता है जिसमें ये फूला रहता है, इन्फ्लेटेड रहता है, और दूसरा ऐसा होता है जिसमें मटर के दाने बिल्कुल चिपके होंगे साथ साथ, इस टाइप के.
बिल्कुल मटर के दानों के साथ ये छिलका चिपका हुआ रहता है, तो ये कहलाता है इन्फ्लेटेड और ये कहलाता है कॉन्स्ट्रिक्टेड। तो इन्फ्लेटेड वाले मटर के दाने ज्यादा दिखाई देते हैं बजाय कि कॉन्स्ट्रिक्टेड के, इसलिए इन दोनों में डोमिनेंट वाला फैक्ट जो कैरेक्टर है वो इन्फ्लेटेड वाला है और रेसेसिव कॉन्स्ट्रिक्टेड वाला है। तो ओड शेप में इन्फ्लेटेड जो होगा ये मैक्सिमम दिखाई दिया, दैट्स व्हाई इट इज कम अंडर डोमिनेंट ट्रेट, और रेसेसिव में कॉन्स्ट्रिक्टेड आ जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्टेड, जिसमें जो फली है वो मटर के दानों के साथ चिपकी हुई रहती है, ये स्ट्रक्चर रहता है इसका। फिर पोड का कलर, ये जो छिलका है इसका कलर क्या है? पोड के कलर ज्यादातर ग्रीन कलर का देखने को मिलता है, तो ग्रीन कलर इज द डोमिनेंट ट्रेट ऑफ पोड कलर। छिलके का जो कलर है वो ज्यादातर ग्रीन देखने को मिलता है, दैट्स व्हाई इट कम अंडर डोमिनेंट ट्रेट। और कम जो देखने को मिलता है वो है येलो, तो येलो जो है वो रेसेसिव ट्रेट होगा। सिक्स्थ वाला जो है वो है फ्लावर, फ्लावर कलर, ठीक है। मटर के पौधे में जो फूल लगते हैं ज्यादातर पर्पल कलर की देखने को मिलते हैं, तो डोमिनेंट ट्रेट में कौन सा कलर आएगा फ्लावर के लिए? पर्पल। और कम देखने को मिलते हैं वो है व्हाइट, बहुत कुछ एक पौधों में ही ये व्हाइट कलर के फूल देखने को मिलते हैं, दैट्स व्हाई व्हाइट कलर्स कम अंडर द रेसेसिव ट्रेट। लास्ट जो कैरेक्टर मेंडल ने आइडेंटिफाई किया था पी प्लांट में वो था फ्लावर की पोजीशन। एक प्लांट में फ्लावर कहाँ लग रहे हैं ज्यादातर, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जब एंड पे यहाँ पे लगता है टिप पे ये फ्लावर, तो ये कहलाता है टर्मिनल, और नीचे की तरफ अगर लगता है तो ये कहलाता है एक्सियल, ये पोजीशन एक्सियल होती है। तो ज्यादातर जो मटर के पौधे थे वो एक्सियल दिखे थे और कम जो थे वो टर्मिनल दिखे थे, ठीक है। तो डोमिनेंट ट्रेट में आ गया एक्सियल और रेसेसिव ट्रेट में आ गया टर्मिनल। तो ये थे कुछ कैरेक्टर पी प्लांट में जो मेंडल ने आइडेंटिफाई किए थे। मेंडल ने एक वर्ड यूज किया था जीन के लिए और उस वर्ड को कहते हैं फैक्टर, उस वर्ड को कहते हैं फैक्टर। फैक्टर वर्ड इज यूज्ड बाय मेंडल फॉर जीन। उन्होंने ये बताया था कि गैमेट फॉर्मेशन के दौरान जो क्रोमोसोम्स हैं ये सेपरेट हो जाते हैं, कि जितने भी सेल्स होते हैं वो डिप्लॉयड नेचर के होते हैं, पर इनका जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। तो सिमिलरली जो जीन क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है पहले तो डबल नेचर का प्रेजेंट होगा, पर जैसे ही गैमेट फॉर्मेशन होगा ये जीन जो है इनके एलील्स सेपरेट हो जाएंगे। जीन के जो एलील हैं अलग अलग जो एक्सप्रेशन को कोई डोमिनेंट को शो कर रहा है और कोई रेसेसिव को शो कर रहा है, ये एलील है। ये तो जीन हो गया जो कि कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है, और कैरेक्टर भी दो तरह से एक्सप्रेस हो रहे हैं, एक डोमिनेंट नेचर का एक्सप्रेस हो रहा है और एक रेसेसिव नेचर का एक्सप्रेस हो रहा है, तो ये एलील के अंदर काउंट होंगे। तो जब भी गैमेट का फॉर्मेशन होगा ये एलील सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो इन एलील्स को हम जब स्टडी करेंगे, कैसे उसको लिखेंगे, कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसके लिए एक तरीका बताया था उन्होंने। अल्फाबेटिकल लेटर्स यूज किया था एलील को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जो भी डोमिनेंट ट्रेट होते हैं एलील के वो कैपिटल लेटर से एक्सप्रेस किए जाते हैं, और जो भी रेसेसिव ट्रेट के एलील्स होते हैं वो स्मॉल लेटर से एक्सप्रेस किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड लिखे हैं डोमिनेंट ट्रेट के, इनके फर्स्ट लेटर को ही इन्होंने उस एलील का एक्सप्रेशन माना था। तो यहाँ मैं साइड में ही आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से एलील इसके लिए यूज किए गए। एलील हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं, एक सिंगल सेल में, बट गैमेट में इनका सेपरेशन हो जाता है। तो अभी हम पेयर में बताते हैं कि किस तरह से ये प्रेजेंट होंगे। टॉल के लिए उन्होंने टी कैपिटल वर्ड यूज किया था, और ये पेयर में एलील शो होगा डबल टी से, होमोजाइगस एलील से। होमोजाइगस मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता रखा है, एक बार उसको आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। homozygous allele for the dominant trait is represented by capital letter
that is initiated this word. तो यहाँ पे T से शुरू हो रहा है ये वर्ड, तो हमने कैपिटल T यूज किया है. अब यहाँ जो रेसेसिव ट्रेट है इसके लिए हम D यूज नहीं करेंगे, हम इसी का स्मॉल लेटर यूज करेंगे. तो T का ही स्मॉल लेटर यहाँ पे रेसेसिव, यहाँ ये आ जाएगा. तो रेसेसिव फॉर्म के लिए स्मॉल T यूज होगा, स्मॉल T यूज होगा. ऐसे ही यहाँ पे राउंड R से शुरू है, तो डोमिनेंट ट्रेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल R एंड रेसेसिव ट्रेट ऑफ सेम कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल r. स्मॉल r रिंकल के लिए लिखेंगे, यहाँ W नहीं लिखेंगे, यहाँ पर इस कैपिटल का ही स्मॉल लेटर लिखेंगे, दैट इज स्मॉल r. अगेन आप बता सकते हैं यहाँ पे Y कैरेक्टर से ये वर्ड इनिशिएट हो रहा है, तो यहाँ पर Y को यूज किया गया है टू रिप्रेजेंट दिस एलिल. ठीक है, अब यहाँ पर Y कैपिटल में है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Y स्मॉल में आ जाएगा. तो ग्रीन रेसेसिव ट्रेट है और उसे हम स्मॉल y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इन्फ्लेटेड के लिए कैपिटल I यूज किया गया, ठीक है, और कॉन्स्ट्रिक्टेड के लिए स्मॉल I यूज किया गया. सिमिलरली यहाँ पर पोर्ट कलर जो डोमिनेंट ट्रेट है वो ग्रीन है, जिसे कैपिटल G से रिप्रेजेंट किया गया, और येलो कलर को स्मॉल g से रिप्रेजेंट किया गया. Here flower color is purple which is represented by capital P here. Dominant को कैपिटल P से रिप्रेजेंट किया गया और white को स्मॉल p से रिप्रेजेंट किया गया. ये हम रिप्रेजेंटेशन इसलिए देख रहे हैं ताकि जब हम आगे लॉस की स्टडी करें और क्रॉस की स्टडी करें तो हमें ये एलील समझने में दिक्कत ना हो. फ्लावर पोजीशन के एक्सप्रेशन के लिए जैसे A से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे कैपिटल A डोमिनेंसी शो करेगा और वहीं पर कैपिटल A का स्मॉल फॉर्म दैट इज स्मॉल a टर्मिनल पोजीशन को शो करेगा, दैट इज द रेसेसिव ट्रेट. क्लियर है? आई थिंक आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि कितने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे और मेंडल ने इन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के डोमिनेंट और रेसेसिव को एक्सप्रेस करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए किस वर्ड्स को और किस तरह से इसको यूज किया गया. कैपिटल लेटर यूज किया गया है डोमिनेंट ट्रेट के लिए और स्मॉल लेटर, उसी का ही स्मॉल लेटर यूज किया गया है रेसेसिव ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए. मेंडल ने जब पी प्लांट को यूज करके एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो उन्होंने क्या क्या स्टेप्स फॉलो की व्हाइल परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, वो हम अभी स्टडी करते हैं. टोटल टेक्निक जो एक्सपेरिमेंट की थी वो 3 स्टेप्स में डिवाइडेड है. उन्होंने 3 स्टेप्स में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था. सबसे पहला स्टेप उन्होंने क्या किया था, ही सेलेक्टेड प्योर लाइन breed of pea plant. सबसे पहले उन्होंने प्योर लाइन ब्रीड ऑफ पी प्लांट सिलेक्ट किया था. प्योर लाइन ब्रीड जो होते हैं हमेशा होमोजाइगस प्लांट होते हैं, होमोजाइगस प्लांट होते हैं जिसमें दोनों एलील सेम नेचर के होते हैं. या तो दोनों डोमिनेंट होंगे या दोनों रेसेसिव होंगे फॉर हाइट. ये हाइट के लिए मैं एग्जांपल बता रही हूं. अगर हाइट हमारे पास कैरेक्टर ले रहे हैं हम स्टडी के लिए पी प्लांट में, तो पी प्लांट की हाइट का एक्सप्रेशन या तो टॉलनेस के लिए होगा या ड्रॉफनेस के लिए होगा. तो जो भी प्योर होमोजाइगस स्टेट होगी वो वाले हम प्लांट लेंगे जो प्योर डोमिनेंट होंगे या फिर प्योर रेसेसिव होंगे. यहाँ पर एक मिक्सचर भी हमने देखा था हेट्रोजाइगस वाला, जिसमें एक कैपिटल था और एक स्मॉल था, जिसका मतलब एक डोमिनेंट एलील था और एक रेसेसिव एलील था. अब ये डोमिनेंट और रेसेसिव आए कैसे वो मैं आपको अभी बताती हूँ. मान लीजिए इन्होंने 2 प्लांट को लिया और क्रॉस करवाया. ठीक है, एक है टॉल प्लांट पी का और एक है ड्वार्फ प्लांट पी का. ठीक है, जब इनके गैमेट्स बनेंगे तो ये अलग अलग गैमेट्स में एक एक क्रोमोसोम के एलील आ जाएंगे इस तरह से. ठीक है, ये गैमेट का फॉर्मेशन हो गया है जिसमें ये एलील जो है ये सेपरेट हो गए हैं और प्योर फॉर्म में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं.
अब ये जब इनका फ्यूजन होता है, नेक्स्ट स्टेप फर्टिलाइजेशन की होती है जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है। तो यहाँ पे भी वही होगा, जब एक गैमेट इसके साथ फ्यूज होगा तो यहाँ जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसमें एक डोमिनेंट एलील आ जाएगा और एक रेसेसिव एलील आ जाएगा। सिमिलरली जब इसका दूसरे के साथ होगा तो ये भी इस तरह का फॉर्म कर लेगा। यहाँ पर भी अगर हम दोनों को क्रॉस कराएं तो ये गैमेट्स का क्रॉसिंग है जो कि इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब आप देख सकते हैं जब गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है तो टू डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन रहे हैं जिसमें एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव जीन के एलील आ रहे हैं और ये कंडीशन कहलाती है हेट्रोजाइगस कंडीशन। जब दोनों सेम एलील होते हैं तो ये कहलाती है होमोजाइगस कंडीशन। नेक्स्ट उन्होंने ऑब्टेन की थी F1 जनरेशन। उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले क्रॉस पॉलिनेशन किया था, क्रॉस पॉलिनेशन बिटवीन these two pure breed of pea plant। फर्स्ट स्टेप क्या किया था इन्होंने, जो दो पी प्लांट की वैरायटी ली थी उनमें क्रॉस पॉलिनेशन कराया था। जो एंथर है, एक प्लांट के एंथर को रिमूव करा गया आर्टिफिशियली और फिर क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस आर्टिफिशियली करवाई गई। इससे जो नई हाइब्रिड मिली, ठीक है, इससे जो नई हाइब्रिड मिली, हाइब्रिड प्रोड्यूस उसको कह रहे हैं F1 जनरेशन। जो नई हाइब्रिड मिली उसको क्या कह रहे हैं, F1 जनरेशन। तीसरे स्टेप में क्या किया, F1 जनरेशन के जो हाइब्रिड मिले थे उनके बीच में या उनको सेल्फ पॉलिनेशन के लिए छोड़ दिया गया और सेल्फ पॉलिनेशन के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन मिली उसको उन्होंने टर्म दिया F2 जनरेशन। तो ही ऑब्टेन्ड F2 generation after self-pollination among F1 generation hybrid। जो F1 जनरेशन में हाइब्रिड मिली थी उनमें सेल्फ पॉलिनेशन के बाद जो F2 जनरेशन आई उन्होंने उनको स्टडी किया, ठीक है। आफ्टर स्टडी ही फाउंड द वे हाउ जीन्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम one generation to next generation। इस तरह से जब उन्होंने F2 जनरेशन निकाल ली तब जाके पता चला कि किस तरह से जो कैरेक्टर्स हैं वो अपने पेरेंट्स से यंग वन में या वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट हो रहे हैं, जिसे हम इनहेरिटेंस भी कह रहे हैं। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस एंड द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस पोस्टुलेटेड बाय ग्रिगोर जॉन मेंडल, जिसे हम मेंडलिज्म के नाम से भी जानते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो आपको जरूर देखना है और यहाँ तक अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो समझ में आ गया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा। टिल देन गुड बाय एंड बी सेफ। थैंक यू।